हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में 6th चैप्टर हम देख रहे हैं, दैट इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। तो जो हमारे सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स है उसमें चैप्टर 6, 7, 8 ये सारे करस्पॉन्डेंस रिलेटेड है। जहां एक बार मेंबर्स जो अभी हम चैप्टर देख रहे हैं, अगला डिबेंचर होल्डर के लिए और उसके बाद डिपॉजिटर्स के लिए, उनके साथ हमें क्या कम्युनिकेशन करना पड़ता है और कौन कौन से लेटर्स हम उनको लिखते हैं, ये हमें इस सिलेबस में कवर करना है। प्लस आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये लेटर लिखना है, और इसीलिए आपको ये केयरफुली ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो ये स्पेसिमेन लेटर्स हम देख रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेटर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेटर था आपका लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट जो हम इशू करते हैं उसके लिए हमने एक लेटर डिस्ट्रीब्यूशन देखा या लेटर सेंड करने का पार्ट देखा। सेकेंड पार्ट जो हमें देखना है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में रादर 2 लेटर देखने हैं हमको। एक जब हम डिविडेंड वारंट भेजते हैं जहां घर पे आपके चेक आ जाता है, और दूसरा जहां आपको ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली 2 लेटर्स हमको देखने हैं। एक पहला ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पेमेंट थ्रू ईसीएस और एनईएफटी इंटरिम बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो एक फिजिकली जहां आपके घर पे वारंट आएगा, और ये फाइनल डिविडेंड के लिए था। कल जो हमने कंप्लीट किया था ये फाइनल डिविडेंड के लिए था, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंटरिम डिविडेंड के लिए है, जो साल के बीच में देते हैं। फिर दोनों के रूल्स का डिफरेंस भी हमने देखा था, और अगर हमें ये अगले 10th चैप्टर में आने भी वाला है ये डिफरेंस हमें, कि फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं और उसका डिक्लेरेशन फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स करते हैं। फिर वैसे रेफरेंस हमको लेटर में लिखने पड़े। हमने लेटर में क्लियरली लिखा था, अगर आपको कल का लेटर याद होगा आपके सामने होना चाहिए, तो वहां हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई, एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन था और शेयर होल्डर का अप्रूवल था, और फिर हमने इतने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया। फिर उस डिविडेंड की डिटेल, और आपको हम वारंट भेज रहे हैं क्योंकि घर पे जा रहा है, तो बाद में फिर इंक्लोजर में लिखा कि ये वारंट आपको फाइंड आउट करना है। ये हमने उस लेटर में देखा। आज हमें इंटरिम डिविडेंड का पार्ट देखना है। इस पूरे सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो होता है टीडीएस का, वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। हमारे सिलेबस में उसका सिर्फ एक पैराग्राफ का रेफरेंस है, बट हम उसका कंसेप्ट थोड़ा सीखना प्रेफर करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अगर कल का डिस्कशन आपको याद होगा तो ये पैराग्राफ जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जो पढ़ भी रहा हूँ मैं साथ में, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी सेंड्स अ लेटर टू कंसर्न शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। The letter contain detailed information about the payment of dividend, such as number of equity share held, कितने शेयर है आपके पास, dividend warrant number, gross dividend, TDS if any, net amount of dividend, distinctive number, etc. अब ये TDS का क्या कंसेप्ट है, ये मैंने बोला था कि ये आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो पहले TDS का डिस्कशन होगा, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम अगला पार्ट जो है लेटर वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। अब लेटर में जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा की तरह फॉर्मेट्स आपको रेडी रखने हैं, सो दैट जब हम प्रैक्टिस करें तो फटाफट क्विकली आप ये कर सको। नाउ टीडीएस पढ़ते हैं, क्या पैराग्राफ दिया है और फिर उसके साथ कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। सी, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, any company making a payment has to deduct a tax at source if payment is above a certain threshold limit। एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटने होते हैं। अब ये लिमिट अलग अलग चीजों के लिए अलग है, कैसे वो सीखेंगे। TDS, tax deducted at source, has to be deducted at the rates prescribed by the income tax department। और income tax department प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि कौन सी सिचुएशन में कितना TDS रहेगा। ये समझ लो कि क्या है उसका एग्जांपल। अब से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ये कंपनी है, और एक्स वहां का एम्प्लॉय है। तो ए लिमिटेड क्या करेगा, कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, आपको आगे कभी ये जरूर काम आ सकता है। ए लिमिटेड जो है वो देता है सैलरी। ए लिमिटेड, इसमें एक छोटा सा पार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। यस, तो ये बेटर रहेगा। एक्स लिमिटेड एम्प्लॉय है, ए लिमिटेड कंपनी है। अब ए लिमिटेड सैलरी पे करता है, सैलरी टू एक्स। अब सपोज ये सैलरी है
फॉर एग्जाम्पल 80,000 पर मंथ, ये सैलरी जो है रुपीज 80,000 पर मंथ है, तो साल भर का ये हो जाता है 80,000 रुपीज एक महीने का इंटू 12 महीने, ये हो जाता है 9,60,000, 9,60,000। नॉर्मली टीडीएस के पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की कंसेप्ट जब इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हुई, उसके पहले क्या होता था, जब साल खत्म होगा, से फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल ईयर जो हम देख रहे हैं वो है 2019-20 देख रहे हैं, तो 31 मार्च के एंड में, याद ना 31 मार्च के एंड में टोटल सैलरी जो उसको आएगी वो है 9,60,000। अब ये 9,60,000 की सैलरी इनकम है, किसका, इनकम ऑफ एक्स इज 9,60,000। साल खत्म होने के बाद उसको उसका टैक्स भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, टैक्स रेट्स के कैलकुलेशन बहुत अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो टैक्स अमाउंट आता है, टैक्स वो 9,60,000 पे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये रेट्स बहुत अलग होते हैं, हम 10% में फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 96,000 है। जो ये 96,000 का टैक्स है, ये एक्स पे करेगा, पे टू आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करेगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है किसकी, टीडीएस के पहले। ये सब कब होता था, याद रखना, बिफोर टीडीएस। अब टीडीएस का कॉन्सेप्ट आने के बाद, क्या होगा कि ए लिमिटेड जब सैलरी देता है, किसको, एक्स को, पर मंथ जो भी सैलरी दे रहा है, उस सैलरी में से पहले ही टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे अगर घर पे कोई सैलरीड एम्प्लॉय तो वो बोलते हैं कि टैक्स वगैरह डिडक्ट होके ही पैसा आता है, इतना ही मिलता है। तो सपोज 80,000 रुपीज उसकी मंथली सैलरी, ये हर महीने करना पड़ता है 80,000, तो उसका 10% है सपोज फॉर एग्जांपल रेट, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग रेट होते हैं। तो ये सपोज 8,000 हो गया, 80,000 इंटू 10% कितना हो गया, 8,000। तो कंपनी क्या करेगी, सैलरी देते वक्त 80,000 माइनस 8,000, और ये 8,000 जो है वो क्या है, टीडीएस है, और उसको सैलरी हाथ में कितना जाएगा, 72,000, हाथ में 72,000 जाएगा। और ये जो है, अब इस महीने क्या होगा, ए लिमिटेड मंथली होगा ना ये, तो 72,000 रुपीज वो एक्स को देंगे, और 8,000 रुपीज जो है वो देंगे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। ये पैसे कंपनी देगी, बट किसके बिहाफ पे, एक्स, कि भाई साल खत्म होने के बाद एक्स हर महीने का 8,000 टोटल 96,000 टैक्स साल के बाद देता था पहले। अब ऐसा होगा कि जिस वक्त उसको मिल रहा है पैसा, उसी वक्त पैसा काट लिया जाएगा। नाम क्या है इस कंसेप्ट का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जब आपको वो पैसा मिल रहा है, उसी वक्त आपके टैक्स से वो पैसा डिडक्ट कर लिया, उसके बाद ये डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये है टीडीएस का। फिर बाद में जब साल खत्म हो जाता है, साल खत्म होने के बाद याद रखना, ये पर मंथ हुआ, हर महीने, एवरी मंथ, हर मंथ हुआ है। अब साल खत्म होने के बाद क्या होगा, जब इनकम टैक्स रिटर्न में वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा, कौन, एक्स, तो एक्स ये बोलेगा कि टैक्स कैलकुलेशन जब वो करेगा, वो कितने होंगे, टोटल सैलरी उसकी 9,60,000 ही है, इंटू 10% कितना होता है, 96,000, इतना टैक्स है। बट टीडीएस जो ऑलरेडी जमा है, हर महीने 8,000 रुपए का टीडीएस जमा हुआ, इंटू 12, 96,000, और ये अमाउंट जो आएगी फिर उसको अलग से पे करने की जरूरत नहीं। तो टीडीएस के पहले वो अलग से 96,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता था एक्स साल के बाद। अब टीडीएस की रूल्स की वजह से कंपनी ही उसके बिहाफ पे टैक्स जमा कर देती। तो भाई 72,000 तुम्हारे हाथ में दिए, और तुम्हारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को 8,000 रुपए अभी जमा कर दिए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसा भी कोई पूछ सकता है कि सर अगर ऐसा है कि उसकी सैलरी के अलावा भी उसको अलग अलग जगह से इनकम आता है, क्योंकि इनकम में सिर्फ सैलरी हो ऐसा नहीं, सपोज उसके पास 2-3 घर है, जगह है जो उसने रेंट पे देके रखे हैं, और उसका इनकम उससे भी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, तो सपोज उसका टैक्स जो है, एक्चुअल टैक्स इंक्लूडिंग ऑल इनकम, सैलरी के अलावा भी उसके इनकम है, तो सब मिला के उसका टोटल टैक्स आता है एक्स का, टोटल टैक्स ऑफ एक्स साल के बाद में ये आता है सपोज 1,50,000। सारे बाकी सारे इनकम और सैलरी मिला के टोटल टैक्स बोल रहा हूँ कितना है, 1,50,000। टीडीएस कितना जमा है, 96,000।
तो टैक्स पेबल जो बचेगा, टैक्स पेबल जो बचता है 1,50,000 में से, फिर वो रहेगा आपका 54,000। और उसको अभी पूरा 1.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 96,000 ऑलरेडी जमा है, ऑलरेडी डिपॉजिटेड और क्रेडिटेड, बोल सकते हैं डिपॉजिटेड विथ आईटी डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी हमारे ये पैसे जमा है। इवन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स में अलग अलग बेनिफिट्स वगैरह आते हैं, कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, सपोज ऐसा हो गया कि टोटल टैक्स जो है एक्स का, सपोज वो 96,000 से कम आया, ध्यान रखना है, थोड़ा टेक्निकल एरर। तो टोटल टैक्स जो है, सपोज मैं एक और पॉसिबिलिटी कर रहा हूं, टोटल टैक्स ऑफ एक्स से फॉर एग्जांपल आता है 70,000, बट टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो 96,000 का है, क्योंकि गवर्नमेंट बाद में अलग अलग स्कीम्स देती है कि तुम अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका टैक्स का थोड़ा सा अमाउंट आपको वापस मिलता है, मतलब आपको कम टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स करने की वजह से उसका टैक्स आ रहा था 70,000, बट कंपनी ने, क्योंकि उसका भाई 26,000 का टैक्स बच गया मान लेते हैं, और कंपनी ने ऑलरेडी उसका कितना टैक्स डिडक्ट करके रखा था 96,000, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये 26,000 का रिफंड देगा उसको। क्या देंगे? रिफंड। तो अब ये जो नए रूल है टीडीएस के, इनके हिसाब से ये सिर्फ सैलरी के लिए होता है ऐसा नहीं, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये सारे वर्क्स में एक लिमिट होती है, एक सर्टेन लिमिट देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उससे ज्यादा अगर आप सामने वाले को पैसा दे रहे हो, ये सिर्फ कंपनीज के लिए ऐसा नहीं है, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्राइवेट लोन लिया, बैंक के अलावा किसी प्राइवेट पार्टी से, रिलेटिव से, पहचान वाले से लोन लिया, और उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और साल का इंटरेस्ट, याद रखना साल भर का इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है, तो फिर आपको उनका टीडीएस काटना पड़ता है, अगर 10,000 से ज्यादा है, और वो टीडीएस 10% ही कटता है। इवन जैसे अगर आपने कोई घर खरीदा, कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बनी हुई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको जिस बिल्डर से या जिससे भी आप खरीद रहे हो उसका टीडीएस काटना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग अमाउंट्स के लिमिट होते हैं। जैसे मैंने बोला घर के लिए 50 लाख की लिमिट है, इंटरेस्ट के लिए 10,000 की है। डिविडेंड भी जब कंपनीज डिविडेंड देती है, याद रखना कंपनीज जब डिविडेंड देती है तो उनको भी 10% का टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, अगर डिविडेंड 10,000 से ज्यादा है तो डिविडेंड के लिए भी ये पर्टिकुलर चीज एप्लीकेबल है। जैसे ये सैलरी के लिए थी, वैसे कंपनीज जब डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के लिए भी टीडीएस के प्रोविजंस है। बट डिविडेंड के टैक्स में याद रखना, ये भी थोड़ा एडिशनल पार्ट है, तो ध्यान से लिख लेना, समझ लेना कि ये रूल कैसे अप्लाई होता है। तो टैक्स ऑन डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर का इनकम है, उसके इन्वेस्टमेंट पे उस पर कमाया है। टैक्स ऑन डिविडेंड, इसके दो पार्ट होते हैं। एक, कंपनी पे इज डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एंड नो डीडीटी, कंपनी डीडीटी पे नहीं कर रही। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये एक और कंसेप्ट, ये टीडीएस ने, टीडीएस अलग था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग है। तो अगर कंपनी जितना डिविडेंड दे रहा है उसके ऊपर टैक्स भर देता है, कौन? कंपनी ही टैक्स दे रही, शेयर होल्डर का बेनिफिट हो इसके लिए कंपनी की तरफ से ही वो टैक्स दिया जा रहा है। कुछ कुछ कंपनीज को तो कंपलसरी भी होता है। तो अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रही है, नो टैक्स ऑन शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरेगी, तो फिर शेयर होल्डर विल बेयर टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन फिर शेयर होल्डर पे आएगा, और उस केस में फिर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। टीडीएस इज एप्लीकेबल if dividend is more than 10,000, अगर डिविडेंड 10,000 से ज्यादा है, मोर देन 10,000, तो
उसको टीडीएस काटना पड़ता है। और टीडीएस का रेट याद रखना 1 अप्रैल 2020 के पहले 10% था, अब ये 7.5% है। कितना है? 7.5%। तो सपोज किसी शेयर होल्डर का डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड बोल रहा हूं मैं, शेयर्स की अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, टोटल डिविडेंड अगर 1 लाख है तो कंपनी उसके ऊपर टीडीएस कितना काटेगी? अब 7.5%। तो वो होता है 7,500 और उसको नेट पेमेंट होगा 92,500 का। बट ये तभी अगर डिविडेंड 10,000 से ज्यादा है। याद रखना 1 अप्रैल 2020 के पहले 1 अप्रैल 2020 इस साल के पहले ये लिमिट 10% थी। इस साल से आगे 1 अप्रैल से आगे ये लिमिट उन्होंने कम करके 7.5% कर दी। ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है टीडीएस। ये काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, जो सिर्फ डिविडेंड के लिए होता है ऐसा नहीं है। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, सैलरीज, इन सब पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। कौन से सिचुएशन में कितना टीडीएस काटना, कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा, इन सब के रूल्स अलग अलग है। तो जब आप कभी इनकम टैक्स एज अ सब्जेक्ट आगे पढ़ोगे, आप में से अगर कोई सीए या सीएस कर रहा है या सीएमए कर रहा है, तो आपको इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आएगा। इंटरमीडिएट लेवल, सेकेंड लेवल्स जो होती है सभी की, सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, उनके सेकेंड लेवल पे इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आता है। वहां पे आपको समझेगा कि कौन सी सिचुएशन में कितना टीडीएस होता है। पर तब तक याद रखना कि टीडीएस का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है। फिर डिविडेंड के लिए दो सिनारियो है, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर कंपनी डीडीटी पे करे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो शेयर होल्डर के ऊपर 1 रुपए का टैक्स बर्डन नहीं आएगा। बट अगर कंपनी डीडीटी पे नहीं कर रही है तो शेयर होल्डर को वो टैक्स बेयर करना है। बट अब क्योंकि शेयर होल्डर पे टैक्स बेयर आएगा, तो कंपनी को टैक्स देते वक्त ही डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो वो रहेगा 7, अभी 7.5% हुआ है अगर डिविडेंड 10,000 के ऊपर है, नहीं तो पहले वो 10% था अगर डिविडेंड 10,000 के ऊपर होता था तो। अब कल का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ना ही हमने वहां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात की, ना ही टीडीएस की बात की। तो कल के एग्जाम्पल में जो डिविडेंड आ रहा था वो 250 रुपीज का था, 250 रुपए सिर्फ, इतना ही डिविडेंड था। क्योंकि सिर्फ 250 रुपए का ये डिविडेंड था 10,000 के अमाउंट से नीचे, इसीलिए हमने टीडीएस का रूल अप्लाई नहीं किया। अगर ये 10,000 के ऊपर होता तो फिर हमें टीडीएस आता, और फिर हम वो नेट, वो जो हमने देखा था कि ग्रॉस टीडीएस जो था 250 था, टैक्स डिडक्शन 0 था, और नेट टैक्स भी 250 ही रखा था। वो इसीलिए क्योंकि टीडीएस था नहीं, क्योंकि डिविडेंड 10,000 के ऊपर नहीं गया। अगर डिविडेंड 10,000 के ऊपर जाता तो हमें टीडीएस का रूल अप्लाई करना पड़ता था। तो यही सब चीजें हमको यहाँ सीखनी थी। तो ये टीडीएस का ये कंसेप्ट जो है ये हमने अलग से सीखा है ना। अब हम आते हैं आगे लेटर की तरफ, जो हमें लिखना है। तो ये सारे, आई होप आपने ये एडिशनल पॉइंट्स था लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पीछे जाओ वापस लिखो। ये कंसेप्ट आपको आगे जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड का लेटर। तो 2 लेटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेटर रहेगा। आई होप आपने फॉर्मेट रेडी रखा है। फॉर्मेट में याद रखना, मेरे पार्ट पे मैं सिर्फ ऊपर का हेडिंग बना के रखता हूँ, आप फॉर्मेट में आगे की चीजें भी बना के रखना। सिर्फ डेट्स के लिए वेट करना, डेट के अलावा रेफरेंस नंबर, इनसाइडर एड्रेस, वहां तक तो आप डेफिनेटली कंप्लीट करके रख सकते हो। अगली बार आगे जब भी रखना, डेट्स खाली रखना, क्योंकि जैसे हमने कल देखा था डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का अगर है तो जून, जुलाई, अगस्त ऐसा कुछ तो भी लेना। इंटरिम डिविडेंड के लिए भी वैसा ही कुछ तो भी डेट लेना, एकदम ईयर एंड। जैसे अभी हम हमारा जो पर्टिकुलर पार्ट चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ भी इंटरिम डिविडेंड चलता है। बट मार्च, अप्रैल की डेट मत लिखना, क्योंकि साल खत्म होने वाला है और फिर इंटरिम डिविडेंड नहीं देंगे। तो ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अगर ये अक्टूबर, नवंबर की भी कोई डेट दी तो भी चलेगा कि पहले 6 महीने में, मतलब सितंबर तक अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसलिए ये डिविडेंड दे रहे। तो ऐसा जो अभी वाला डेट है अक्टूबर, नवंबर का भी चल जाएगा। तो हम अक्टूबर मंथ का कोई तो भी डेट इस लेटर के लिए लेंगे। तो बेसिक हेडिंग होता है, आई होप आपने एक प्रॉपर कंपनी, उसका एड्रेस, CIN के साथ, ये बहुत जरूरी है, अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ये CIN के साथ आपको ये लिखना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ आपको ये कंपनी का एड्रेस ढूंढना है। पिन कोड वगैरह भी रहेगा, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एक्सेट्रा, ये सब होने के बाद फिर हेडिंग के बाद आती है डेट। तो सपोज यहाँ पे हम लेटर स्टार्ट करेंगे डेट के साथ। डेट जो है कैसे लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो डेट मैं अक्टूबर मंथ का कोई ले रहा हूँ, ये बेसिस पे कि 6 महीने हो चुके हैं कंपनी के इस साल के, और अब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कंपनी आगे डिविडेंड देने में, इंटरिम डिविडेंड, बीच में डिविडेंड देने में इंटरेस्टेड है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट 10 अक्टूबर 2020।
ये डेट पे हम ये लेटर लिख रहे हैं। फिर आता है रेफरेंस नंबर। मैंने बोला है रेफरेंस नंबर अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जहाँ पे कंपनी का इनिशियल पार्ट वगैरह आ सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। फिर लेटर का नंबर वगैरह भी आ सकता है, तरीके बदल सकते हैं बट कंटेंट यही रहेगा। तो ये है सपोज लेटर नंबर 250 और ईयर है 2020-21, ऐसा लिख सकते हैं। ये ऐसा ही लिखा जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। आप अगर ऐसा लिखते हो पहले सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, फिर कंपनी का शॉर्ट फॉर्म TML, फिर लेटर नंबर 250 और फिर 2020-21 तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद होता है इनसाइडर एड्रेस। नाउ इनसाइडर एड्रेस आपको अपने से खुद से आना चाहिए, तो ये आपको लिखते रहना है। सपोज ये आज वो आखिरी टाइम है जब मैं इनसाइडर एड्रेस आपके साथ लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये आपको खुद ही प्रिपेयर करना रहेगा। तो इनसाइडर एड्रेस में हम अगर लिख देते हैं सपोज फॉर एग्जांपल राम कुमार, सपोज ये इनसाइडर एड्रेस में फिर हम लिख रहे हैं, सपोज एड्रेस हम लिख रहे हैं 42/1। फिर उसके बाद हम आगे लिख सकते हैं शांति निवास, सपोज घर का नाम है। आदर्श नगर, जरूरी नहीं कि यही हो हर बार, आप कुछ और भी ले सकते हो। जलगांव, जलगांव ही होना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं, बट जो भी सिटी लोगे उसका पिन कोड आपको जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज पिन कोड के साथ फिर ये एड्रेस पूरा हो। फिर इसके बाद आता है इनसाइडर एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारा फॉर्मेट आपका रेडी है। अभी भी आप यहाँ तक रेडी नहीं हुए तो लेक्चर पॉज करके यहाँ तक रेडी हो जाओ और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। और कल के आगे याद रखना है डेट छोड़ के, अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। डेट वाला पार्ट छोड़ के यहाँ तक के फॉर्मेट्स आपको रेडी करते रहने हैं, सो दैट आपको ये आदत रहे। इसके आगे मैं इनसाइडर एड्रेस मैं बना के नहीं दूंगा, आपको खुद ही वो ड्राफ्ट करना रहेगा। आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में काम आएगी। और एक आदमी का एड्रेस और पूरे एड्रेस के साथ इतना कोई मुश्किल बात नहीं। एग्जाम में 2 या 3 लेटर आपको लिखने पड़ सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिल गए, जैसे एक बड़ा जो ब्रीफ क्वेश्चन होता है 8 मार्क के लिए बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें ऑप्शन आता है या तो लेटर लिखो या तो बड़ा आंसर लिखो। तो उसमें भी अगर आपने बड़ा आंसर लिख लिया तो फिर आपका लेटर और कम हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में कोई 10-15 लेटर लिखने नहीं है। तो आपने एक ही टाइप का फॉर्मेट, एक ही कंपनी का नाम यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम एक ही कंपनी का नाम वगैरह, क्योंकि CIN पूरा लर्न करना पड़ता है, ये सब है, तो उसकी आदत आपको होनी चाहिए। लर्न करना पड़ेगा आपको CIN। फिर टेलीफोन नंबर वगैरह तो ठीक है, रैंडमली लिख सकते हैं, सही होने चाहिए, ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फिर उनके सिटी के हिसाब से ये जो उनके फोन कोड होते हैं वो सही होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सिंपल है, इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, लिखना है पेमेंट। टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बीच में हम साल के बीच में दे रहे हैं इंटरिम डिविडेंड थ्रू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS इसको बोलते हैं, ECS शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, कॉमा डायरेक्ट क्रेडिट, मींस आपके अकाउंट में ये डायरेक्ट जमा हो जाएगा, और NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये NEFT का फुल फॉर्म होता है, जो शायद आपने OC के सिलेबस में भी पढ़ा है। शायद नहीं, डेफिनेटली पढ़ा होगा अगर आपने OC का बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर पढ़ाया है। विथ और विदाउट ज्वाइनिंग अ क्लास, जरूरी नहीं है कि इसके लिए क्लास ही लगाया होगा। आपने नहीं भी लगाया होगा OC का क्लास तो भी आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा फिर सेल्फ खुद से, तो वहां आपने ये जरूर देखा होगा। तो ये सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद एक 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 एक, एक पार्ट आएंगे। सबसे पहला अगला आएगा डियर सर, सैल्यूटेशन। ना पहले हम इंट्रोडक्टरी देते हैं कि हमारे यहाँ से डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो वो हम बात करेंगे। सी वी आर, साथ में लिखते चलना है, वी आर प्लीज्ड, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट the board of directors, that the board of directors, the board of directors of
अब जो भी कंपनी है उसके डायरेक्टर टाटा मोटर्स लिमिटेड, मैंने ये टाटा मोटर्स लिखा है, याद रखना सबको टाटा मोटर्स नहीं लिखना है, आपने जो कंपनी लिखी है उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो आपकी कंपनी का जो भी नाम आपने डाला है वो यहाँ पे आएगा। मैंने मेरे लेटर में टाटा कंपनी ली है इसीलिए मैं उसका लिख रहा हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड in its meeting held on, तो मीटिंग का डेट हम बता रहे हैं, हेल्ड ऑन कब हुआ। अब ये जो मीटिंग है सिंपल है, जैसे मैंने बोला था कल कि फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते, तो 7-8 दिन पहले का हमने देखा था कि उस दिन मीटिंग हुई शेयर होल्डर की और फिर अब हम डिविडेंड का लेटर लिख रहे हैं। सेम विद द इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, तो ये बोर्ड मीटिंग की बात चल रही है। तो 4-5 दिन या 5-6 दिन पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई उसका अब हम लेटर लिख रहे हैं 10 अक्टूबर 2020 को, तो उसके 5-6 दिन पहले का हम कोई डेट डाल देंगे, से फॉर एग्जांपल 4 अक्टूबर 2020 हेल्ड ऑन, इस दिन ली गई मीटिंग हैज डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड बीच में, साल के बीच में हम दे रहे, साल खत्म नहीं हुआ है, इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹1 पर, दैट इज 10%, मतलब फेस वैल्यू के 10% की, भाई 10 रुपए का शेयर है उस पे 10% ₹1 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसका 10%, 10 रुपए का 10% ₹1 होता है, तो एक शेयर के पीछे हम ₹1 का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई होप आप ये साथ में लिख रहे हो अच्छे से। अगला पैराग्राफ आएगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू, आपने जैसे इंस्ट्रक्शन देते, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर वगैरह जो लिया है वहां पे डायरेक्ट जमा होने वाले हैं, इसलिए एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू आइदर इन पर्सन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, 9th चैप्टर में, डिपॉजिटरी सिस्टम के चैप्टर में ये देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, जो नॉर्मली शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे डील करता है। अब उसका क्या कैसे लॉजिक है वो हम वहां पे सीखेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कॉमा, सॉरी ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा, वी हैव रेमिटेड ट्रांसफर, रेमिटेंस करना, रिमिट करना, ट्रांसफर करना, रेमिटेड द अमाउंट ऑफ अफोरसेड इंटरिम डिविडेंड। अफोरसेड मतलब जो ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में बोला ना, ऊपर वाले पैराग्राफ में जिसकी बात हो रही है उस डिविडेंड की, अफोरसेड इंटरिम डिविडेंड टू यूर बैंकर, मतलब आपकी बैंक में जमा कर दिया, टू यूर बैंकर फॉर क्रेडिटिंग, क्रेडिट करने के लिए, फॉर क्रेडिटिंग यूर बैंक अकाउंट, that is dividend will be payable by इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। बेसिकली ये जो डिविडेंड हम जिसकी बात कर रहे हैं ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है। योर कंपनी
योर फुल स्टॉप, नया सेंटेंस है, कंटिन्यू, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ, हैज कंप्लाइड विथ, कंप्लाई करना मीन्स फॉलो करना, कंप्लाइड विथ all the provisions, all the provisions, all the provisions relating to declaration, relating to declaration and payment of dividend, payment of dividend। तो जैसे ये कल के लेटर में भी हमने देखा था कि सेक्शन 123 के साथ हमने डिक्लेयर किया है। तो ये बेसिक पार्ट हुआ। तो इसके बाद हम टेबल और कॉलम जो बनाते हैं वो आएगा, बट वापस वहां जाने के पहले एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि क्या हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 1 रुपया इतना डिविडेंड हम देने वाले हैं। तो पहले डिसीजन बताया फर्स्ट पैराग्राफ में कि इंटरिम डिविडेंड देने का डिसीजन हुआ है। ये डिविडेंड एक शेयर के पीछे 1 रुपया रहेगा और ये डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर के अप्रूवल की इसके लिए जरूरत नहीं, फाइनल डिविडेंड के लिए पड़ती है, इसके लिए शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है और इसीलिए उनकी ही मीटिंग में ये फाइनल हो गया। जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उसके 5-6 दिन पहले की डेट हमको उस मीटिंग को देनी है। तो वो हमने जैसे लेटर 10 अक्टूबर को लिख रहे हैं तो हमने ये मीटिंग का डेट हमने लिखा 4 अक्टूबर 2020। फिर आगे सेकेंड पैरा में हमने देखा, ये बताया गया जैसे कल के लेटर में था तो हमें इसका सेकेंड पैरा इतना डिटेल में नहीं था। सेकेंड पैरा में हमने सिर्फ लिखा कि हमने कंप्लाई किया है और डिटेल दे दी। इस लेटर में क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कंपनीज एक्ट के, आपकी कंपनी ने ये फॉलो किए, ये हमने सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, द डिटेल्स। अब अगर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये पेज के आखिरी में मैं हूँ और मुझे लगता है कि टेबल यहाँ पूरा नहीं फीड हो सकता या पूरा नहीं आ सकता, तो ये मैं अगले पेज पे भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटर्स कंटिन्यूटी में दिख जाएंगे। तो अगला पैराग्राफ मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अगर आपके पास जगह है 5-6 लाइन या 7-8 लाइन की जिसमें वो टेबल बैठ सके तो वही लिखो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे लिखा तो भी चलेगा। इवन अगर ऐसा हो गया कि सेंटेंस यहाँ आ गया कि डिटेल्स हम दे रहे हैं और टेबल अगले पेज पे आया तो भी चलता है, बट टेबल के ऊपर ही सेंटेंस रहा तो बेटर दिखता है ना, अदरवाइज भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिटेल्स ऑफ डिविडेंड, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेबल टू यू, पेबल टू यू आर गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। तो हम ये टेबल बनाएंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैंने बोला है आपके साथ साथ ये टेबल भी मैं बनाऊंगा, बट सिर्फ ध्यान रखना है आपको टेबल बनाते वक्त पहले देख लेने की मैं एग्जैक्टली क्या और कैसे कॉलम्स बना रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको ये काम करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये टेबल में 5-6 कॉलम आएंगे। तो सबसे पहला कॉलम इरादर हम पहले ये मेन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देख लेना पहले सारे कॉलम्स कैसे बन रहे हैं। कॉलम्स को हम नंबर देते हैं तो इसीलिए ये एक पहला पार्ट बन जाएगा कॉलम को नंबर देने के लिए। फिर उसके बाद 1-2-3 लाइन हम उसके मेजर हेडिंग्स के लिए देते हैं। अमाउंट्स तो ज्यादा बड़ी रहती नहीं है, तो इस टेबल में वैसा ही रहेगा आपके लिए। पहले देख लेना कि कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद आप भी बना लेना और फिर नीचे वापस 2 लाइन। ये टेबल में इतना रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मैं वापस रिमाइंड कर दूं, पहले देख लेना कि क्या चल रहा है। तो ये टेबल के 6 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि उसका जो पहला टाइटल है वो बड़ा आता है। कॉलम 1 मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। फिर उसके बाद कॉलम 2
4 5 एंड 6। तो टोटल 6 कॉलम आपके बनेंगे। पहला कॉलम आपका थोड़ा रिलेटिवली बड़ा आना चाहिए, 6th वाला बड़ा नहीं रहा तो भी चलेगा, बट फर्स्ट वाला आपका थोड़ा बड़ा लिखना है। तो ये फिर आपका है कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जैसा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड फॉर्मेट है वैसा ही हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मार्क्स के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। अब ये रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट अगले लेटर के टाइम पे कंप्लीट होगा। ऑन रिकॉर्ड डेट, उसमें आपको डेट भी डालनी पड़ती है जो मीटिंग के भी पहले की होनी चाहिए। अगर मीटिंग 4 तारीख की है तो यहाँ पे याद रखना डेट आएगा आपका, एडजस्ट करके लिख लेना। मेरा थोड़ा हो सकता है कि आगे जाए, 1 अक्टूबर 2020 डेट पूरा लिखना है। या रादर मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, नीचे वाला एक लाइन में यूज कर लूंगा। ये ऊपर टाइटल का पार्ट है बट जगह का मेरा गड़बड़ हुआ इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि पहले पूरा देख लेना। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, और ये रिकॉर्ड डेट मीटिंग के भी पहले की 2-3 दिन पहले की होनी चाहिए। ये रिकॉर्ड डेट का क्या कंसेप्ट है, वो बोनस शेयर्स का जो अगला लेटर है वहां कवर होगी। सो 1 अक्टूबर 2020 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। फिर सेकेंड कॉलम जो आएगा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। थर्ड कॉलम ये डिविडेंड पर शेयर रुपीज में आएगा। फिर डिविडेंड अमाउंट, ये टोटल जो अमाउंट आएगा डिविडेंड अमाउंट, या ग्रॉस डिविडेंड अमाउंट ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये भी रुपीज में एक्सप्लेन होगा। फिर उसके बाद आएगा डीपीआईडी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी एंड क्लाइंट आईडी नंबर। ये भी कंसेप्ट आपके डिपॉजिटरी सिस्टम के चैप्टर्स में क्लियर होंगे, क्लाइंट आईडी नंबर। फिर फिफ्थ कॉलम रहेगा डेट ऑफ रेमिटेंस, की कब ट्रांसफर किए हैं हमने, डेट ऑफ रेमिटेंस। फिर बैंक अकाउंट नंबर, कौन से बैंक अकाउंट नंबर में हमने ट्रांसफर किया, जो भी बैंक होगा कोई भी एक बैंक लिख देना, जैसे एसबीआई वगैरह एक्सेट्रा। सपोज हम लिख देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्ड, तो से फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स है, डिविडेंड पर शेयर 1 होता है, हमने ये ऑलरेडी लेटर में लिखा है, तो टोटल डिविडेंड हो गया 500। डीपीआईडी क्लाइंट आईडी नंबर मैं वैसा के वैसा लिख रहा हूँ, ये कंसेप्ट क्या है ये आपके डिपॉजिटरी सिस्टम के चैप्टर में क्लियर होंगे। 12033 200 सॉरी 20007479005, अभी आपको भी वैसा ही फॉलो करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ रेमिटेंस, कब भेजा, अब याद रखना ऑनलाइन भेजा है तो मीटिंग के बाद और हमारे लेटर के पहले। जो लेटर जो हम देख रहे हैं हमने बोला है कि ऑलरेडी हम जो है ये भेजने सी वहां पे दिया है कि ऊपर मैं आ रहा हूं, बैंकर फॉर क्रेडिटिंग यूर बैंक अकाउंट डिविडेंड विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कि हम आपके अकाउंट में क्लियर करेंगे। तो आज अगर हम 10 तारीख को लेटर लिख रहे हैं तो अगले 1-2 दिनों में ये हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अगले 2-3 दिन की लेटर की डेट लिखनी है। तो ये आएगा सपोज 13 अक्टूबर 2020, और जो बैंक अकाउंट नंबर है ये बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह जो भी बैंक अकाउंट नंबर जिससे ये ट्रांसफर, जहां ये ट्रांसफर होगा तो वो नंबर लिखना है 5656। ये कितने डिजिट का रहता है, जितने हम लिख रहे हैं वैसे ही डिजिट्स में आपको ये लिखना है 00022105, और ब्रैकेट में आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कोई और भी हो सकता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रॉपर पैराग्राफ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा जो साथ में लिखना है, प्लीज, अगला पैराग्राफ, प्लीज वेरीफाई। अब उनको बोलेंगे कि वेरीफाई कर लेना, प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट, द क्रेडिट ऑफ अमाउंट, प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक। आपके बैंक के पासबुक में ये चेक कर लेना कि एंट्री आई या नहीं, और पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर आप पासबुक नहीं लेते सिर्फ स्टेटमेंट लेते हो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ये वेरीफाई कर लो। फिर एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन आएगा, ध्यान से सुनना और साथ में लिखना। एज पर
नेक्स्ट पैराग्राफ बना के एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, as per the provisions of Income Tax Act 1961, no tax is required to be deducted at source in respect of डिविडेंड पेमेंट। ये जो डिविडेंड पे किया है उसमें हमने टीडीएस नहीं काटा है, क्यों उसका हम रीजन दे रहे, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी जिसकी मैंने बात की थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी। तो उन्होंने ये बोला है कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर चुके हैं, इसीलिए हमने टीडीएस का कुछ किया नहीं। अदरवाइज भी ये सिर्फ 500 रुपए का डिविडेंड था तो भी टीडीएस का प्रॉब्लम नहीं आता था, बट क्योंकि उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है तो शेयर होल्डर के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, इसलिए उसका टैक्स डिडक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो ये कंक्लूडिंग पैरा में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंस्ट्रक्शन आया। फिर अगला एक सिंपल है, फिर लेटर कंप्लीट होता है तो लेफ्ट साइड में आएगा थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो थैंकिंग यू, और राइट साइड में आएगा यूअर्स फेथफुली के नीचे कौन सी कंपनी के लिए ये लिखा जा रहा है करके, तो यहाँ पे नाम आएगा फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड, पूरा भी लिख सकते हो लिमिटेड वर्ड। फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वो कंपनी ली है, आपको टाटा मोटर्स नहीं लिखना है, आपने जो कंपनी लिखी है वो लिखना है। फिर आता है सिग्नेचर, और सिग्नेचर करने वाले हैं, नाम भी लिखा जा सकता है, जैसे इस लेटर में उन्होंने दिया है मिस्टर जितेश एम गांधी कंपनी सेक्रेटरी। तो नाम नहीं लिखा, सिर्फ डेजिग्नेशन लिखा तो भी चल सकता है, कंपनी सेक्रेटरी। और जैसे कल के लेटर में हम बोल रहे थे कि हम कुछ अटैच करेंगे साथ में, वैसा हमने यहाँ कुछ नहीं किया है तो इसलिए इंक्लोजर नहीं आएगा, यहीं पे आपका लेटर फिनिश होगा। तो ये लेटर है ऑनलाइन ट्रांसफर का। याद रखना डिटेल्स बहुत सारी आई। पहली ओरिजिनल डिटेल ये आई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, जिस दिन हमने लेटर लिखा उसके 5-6 दिन पहले ये मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में डिसीजन हुआ कि हम इतना डिविडेंड देंगे। तो दूसरे पैरा में लिखा कि तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है या तो डायरेक्टली दिया होगा या डीपी के थ्रू दिया होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम आपके अकाउंट में डायरेक्टली ये पैसा क्रेडिट कर देंगे। और आपकी कंपनी ने सारे रूल्स फॉलो किए। फिर बनाया टेबल में पहला आया कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, एक शेयर का डिविडेंड कितना है, टोटल डिविडेंड कितने, और ये रिकॉर्ड डेट पे हो रहा है। रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट अगले लेटर में आने वाला है। फिर डीपी आईडी एंड क्लाइंट आईडी, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है उसका भी आईडी देना होता है, और वो शेयर होल्डर का क्लाइंट आईडी होता है वो भी देना होता है। फिर डेट ऑफ रेमिटेंस, ट्रांसफर कब किया और कौन से बैंक अकाउंट में किया, ये डिटेल्स आपको देखनी। फिर कंक्लूजन में लिखा कि आपके अकाउंट में चेक कर लेना, और हमने टीडीएस का इसलिए नहीं किया है रूल या कोई भी चीज, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया। फिर उस हिसाब से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ये जो सारा पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर, रादर सेकेंड पार्ट के 2 लेटर थे, एक डिविडेंड वारंट के थ्रू और अभी हमने देखा ये ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू। इस तरीके से सेकेंड लेटर भी, सेकेंड सेगमेंट आपका कंप्लीट होता है और टोटल 3 लेटर्स आपके कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद और 2 लेटर्स आपके रहेंगे, एक रहेगा बोनस शेयर्स इशू करने का, और आखिरी लेटर रहेगा कि अगर शेयर होल्डर ने कोई कंप्लेंट की तो वो कंप्लेंट सॉल्व करने का लेटर भी रहेगा। अभी के डिस्कशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का